नमस्कार साथियों आज मैं बहुत ही गंभीर विषय में बात करने जा रहा हूँ और ये विषय है समायोजन 3.0 को लेके। काफी शिक्षकों के मन में एक ख्याल है कि आगे समायोजन 3.0 में किसका होगा, किसको सरप्लस किया जाएगा, जूनियर का या सीनियर का। क्या प्राइमरी हेड के समायोजन होंगे? कंपोजिट विद्यालय की क्या स्थिति रहेगी? कंपोजिट में किसका होगा? क्या जो जूनियर स्कूल में जो टीचर्स हैं उनकी सब्जेक्ट मैपिंग की जाएगी, या फिर साथियों कि आके जूनियर सीनियर किसे माना जाएगा? क्या जिले में पहली ज्वाइनिंग पाई उसको मिलेगी या स्कूल में जिसने पहले ज्वाइन किया उसको माना जाएगा? दोस्तों तमाम आपके प्रश्न हैं तमाम, और आज मैं इस वीडियो में आपको सही और सटीक जानकारी बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों आपसे पहला यही रिक्वेस्ट है मेरा कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, फिर आप लोग प्रश्न पूछते हो, और जबकि आपके जो भी शंकाएं जो भी मन में प्रश्न है सभी के मैं जवाब इस वीडियो में दे चुका होता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जल्दी में निकालिएगा मत। और ये जो समायोजन 3.0 है ये दोस्तों सीधी सी बात है, ये ऑफलाइन हो रही है। और छात्र संख्या कब की ली जाएगी ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यानी आपको A to Z सारी जानकारी बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और दूसरी बात है साथियों कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप लोग वीडियो काफ़ी देखते हैं हमारे और हमें सपोर्ट भी करते हो, हमें लाइक भी करते हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार थोड़ा अपने फ्रेंड्स दोस्तों से भी कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलती है। काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि सर आप वीडियो 8-8 मिनट 10-10 मिनट का बनाते हैं और ये आपको 1 मिनट 2 मिनट में बता देना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, बातें ही इतनी ज़्यादा होती हैं, उसको 1 या 2 मिनट में कवर करना बहुत कठिन होता है। अब देखिएगा मैं एक एक चीज़ लूँगा तो उसका मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करूँगा आपको। अब सिर्फ मैं ऐसी मन से कह दूँ तो आप इससे उलझ जाएंगे, और उलझाने का काम मेरा नहीं है। मैं कोई भी बात करता हूँ तो उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर नियम कायदे कानून काफ़ी ज़्यादा है शिक्षा विभाग में, अतः उन नियम कायदे कानून में लोग उलझे पड़े हैं टीचर्स, तो उसी को उलझाने का मैं सुलझाने का काम करता हूँ। इससे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। चलेगा दोस्तों सबसे पहला प्रश्न यही है कि सर किसका होगा, जूनियर का होगा या सीनियर का होगा, और कैसे होगा ये भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। देखिएगा आप ये जान लीजिए समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 में किसको मौका मिला था, आप बताइए। मैं आपसे ही पूछता हूँ। समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 में पहले जो मौका दिया था वो दिया गया था सीनियर टीचर को। वैसे ऑप्शन तो उन्होंने दे दिया, ऑप्शन दे दिया कि पूरे स्कूल में कोई भी भर सकता है, लेकिन साथियों मान के चलिएगा आपका विद्यालय है, आपके यहाँ एक सरप्लस टीचर आया, और जबकि पूरे स्टाफ ने, आपके यहाँ 5 स्टाफ थे, एक सरप्लस टीचर था, सभी स्टाफ ने भरा, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, सभी ने भरा फॉर्म। क्योंकि उनका स्कूल है वो काफ़ी दूर है और वो हर कोई चाहता मुझे अपने घर के नज़दीक आ जाए। लेकिन जब लिस्ट फाइनल हुई तो उसमें किसका हुआ, जो सीनियर टीचर उसका हुआ। और ये बात अलग, अगर सीनियर टीचर ने नहीं भरा है तो उससे जो नीचे का जो जूनियर टीचर है उसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बात बिल्कुल बांध के रख लीजिए कि जो समायोजन 3.0 होगा वो सीनियर का ही होगा। ये बात क्लियर हो चुकी है। देखिएगा समायोजन 1.0 में जो भी हेड हटाई गई थी वो सीनियरिटी की वजह से हटाई गई, क्योंकि छात्र संख्या वहाँ पे कम थी। और जो सरकार ने क्राइटेरिया तैयार किया था, पहले सरकार कह रही 100 पे एक हेड रखेंगे, फिर उन्होंने देखा कि ज़्यादा स्कूल आ रहे हैं तो उन्होंने और क्राइटेरिया बढ़ा दिया, 120 बच्चों पे एक हेड रखेंगे। फिर देखा अरे ये तो और ज़्यादा स्कूल आ रहे हैं, और ज़्यादा स्कूल आ गए जिसमें हेड की कमी है। फिर उन्होंने क्या कर दिया कि 150 से ऊपर जो भी बच्चे होंगे उसमें हमें एक हेड मतलब हेड टीचर रखेंगे, और जो 150 से कम है उसमें हम हेड हटा देंगे। तो इसलिए समायोजन 1.0 में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी हेड को हटा दिया। जो आ गए वो तो भैया घर के नज़दीक पहुँच गए, जो रह गए वो बेचारे आज भी इंतजार कर रहे हैं कि समायोजन 2.0 में उनका हो जाता। लेकिन इतना कंट्रोवर्सी हो गई
कि समाधान 1.0 के बाद समाधान 2.0 में किसी भी प्राइमरी हेड को हटाया नहीं गया, सिर्फ कंट्रोवर्सी की वजह से। अब बात करते हैं समाधान 3.0 में क्या प्राइमरी हेड के भी होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी बता दूं आपको, प्राइमरी हेड को नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर आप जान लीजिए, क्योंकि प्राइमरी हेड को वो कहाँ पहुंचाएंगे, सीधी सी बात है जूनियर का सहायक वो बना सकते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा हो गई है। और दूसरी बात है जूनियर की अभी मैपिंग भी नहीं हुई है। अब एक विद्यालय में किसी एक टीचर की जरूरत है, वहां पर दो दो तीन तीन मैथ के एक्स्ट्रा टीचर चल रहे हैं या साइंस के एक्स्ट्रा टीचर चल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक उनकी जूनियर की मैपिंग ही नहीं हो पाई, सब्जेक्ट मैपिंग ही नहीं हो पाई है। वो बाद में होगी, वो समायोजन इसमें नहीं होगा। अब ये जान लीजिए समायोजन 3.0 में किसी भी जूनियर टीचर्स की मैपिंग नहीं की जाएगी, आप ये जान लीजिए। और जो चल रहा है अभी वही चलेगा। फिलहाल जो होगा समायोजन 3.0 वो प्राइमरी का ही होगा, जूनियर का नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो विद्यालय खाली हैं वो प्राइमरी के ही हैं। एकल विद्यालय और शिक्षक विहीन विद्यालय, सिर्फ इनको ही लिया जाएगा। और ये आपके ऑल जिले की लिस्ट बनेगी, लिस्ट में हर ब्लॉक खोले जाएंगे जहाँ पर एकल विद्यालय है या शिक्षक विहीन स्कूल है उनको खोला जाएगा। आप ये जान लीजिए। ज़्यादातर जो अच्छे ब्लॉक है जहाँ पर आवाजाही, अच्छी ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, ट्रांसपोर्ट आना जाना है ना, जो अच्छे ब्लॉक है वहाँ तो वैसे भी टीचर्स पूरे ही है। लेकिन जो पिछड़े ब्लॉक है तो सीधी सी बात है उनको ही खोला जाएगा। जैसे कोई संपन्न ब्लॉक में 2 विद्यालय हैं यहाँ पर एकल या शिक्षक विहीन है, तो करीब 100 विद्यालय आपको पिछड़े ब्लॉक में मिलेंगे जहाँ पर एकल विहीन है और शिक्षक विहीन है, एकल टीचर्स हैं और शिक्षक विहीन है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है समायोजन 3.0 में उनको ही दिया जाएगा। तब ऐसे में कोई टीचर अगर नज़दीक है करके तो ओबियसली उसको विकल्प पत्र भरवाए जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि उनको विकल्प पत्र भरवाया जाएगा, विकल्प लिए जाएंगे। जैसे आपको पहले जैसे ऑफलाइन होते थे ना ट्रांसफर, जैसे आप अंतर जनपदीय में आते थे आप, है ना, अंतर जनपदीय में आते थे या आपको ज्वाइनिंग मिलती थी शुरुआत में, जब आपको ज्वाइनिंग दी जाती थी नई नई, या आप ट्रांसफर लेके कहीं से बाहर से आए हो दूसरे जिले से, तो उसमें क्या होता था आपकी काउंसलिंग होती थी। काउंसलिंग में बुलाया जाता था और आपको विकल्प पत्र भरवाए जाते थे कि विकल्प लीजिए, इसमें दीजिए। यहाँ पर आपको विकल्प पत्र दिए जाएंगे उनको जिनके स्कूल सरप्लस टीचर्स हैं, सभी को विकल्प पत्र भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीनियर ही भरेगा बल्कि सभी भरेंगे। और यहाँ पर एक बात बता दूं, जैसे आपने विकल्प पत्र भरे, कोई एक स्कूल है वहाँ पर 5 लोगों ने उस चॉइस को भर दिया, लेकिन मिलेगा सिर्फ एक ही को और बाकी को फिर दूसरे स्कूल दिए जाएंगे। अगर किसी भी स्कूल में पहले से भर गए तो आपको लास्ट में जो रह जाएगा वो दिया जाएगा। आखिर किन किन की काउंसलिंग होगी और छात्र संख्या क्या ली जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, छात्र संख्या सितंबर की ली जाएगी और यूडाइस प्लस की ली जाएगी। वैसे भी सरकार ने यह अनाउंसमेंट कर दिया कि हम सितंबर की छात्र संख्या मानेंगे और यूडाइस प्लस की, ठीक है। अभी सरकार कह रही है सितंबर की, अभी वो कह रहे नहीं सितंबर नहीं, हम अक्टूबर की रखेंगे या नवंबर की रखेंगे। तो फिलहाल अभी तो यही है कि सितंबर की छात्र संख्या की बात कही गई है। फिर देखते हैं इनका भैया नियम, तो इनके हाल बदल जाते हैं। गवर्नमेंट के नियम ऐसे है कि भैया आप दौड़ रहे हो तो दौड़ में भी नया नियम ठास दिया जाता है कि नहीं ऐसा होगा। तो यहाँ पर जो छात्र संख्या ली जा रही है वो इसी के अनुसार ली जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बता दिया हर ब्लॉक जो भी हैं वो खोले जाएंगे, ठीक है। विकल्प पत्र आपके रहेंगे और प्राइमरी का होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मर्जर वालों का क्या होगा, जो स्कूल मर्ज है जो किए गए हैं, क्या उनको अलग से दिया जाएगा मौका। जैसे समायोजन 2.0 में मर्जर वालों के लिए खोले गए थे, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं भले ही आपके यूडाइस प्लस वही पुराना स्कूल चल रहा हो, लेकिन आपके विकल्प पत्र आपको भी बनने पड़ेंगे और पूरे स्टाफ में आपकी गिनती होगी इस बार। पहले क्या था अलग थलग रखा था, लेकिन अब इस बार पूरे स्टाफ में गिनती की जाएगी और वहां पर आप सीनियर भी हो सकते हो या जूनियर भी हो सकते हो या बीच में रह सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बता दी, एक किसी ने पूछा है कि भैया जिले का होगा, जो ज्वाइनिंग मानी जाएगी वो जिले की मानी जाएगी, जिले की नियुक्ति मानी जाएगी या स्कूल की नियुक्ति से माना जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जिले का माना जाएगा। देखिएगा जिले का और स्कूल का नियुक्ति का क्या मैटर मैं आपको बता दूं। जैसे
आपकी भर्ती हुई, जैसे मैं मान के चलो 1 दिसंबर 2025 को आपकी नौकरी, आपको ज्वाइनिंग लेटर दिए गए 1 दिसंबर 2025 को। आपको पता होगा कि ज्वाइनिंग करने का जो समय है वो 15 दिन का होता ही होता है। आपको टाइम दिया जाता है 15 दिन के अंदर आप ज्वाइन कर लीजिए। अब जैसे किसी टीचर ने 1 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर ले लिया, किसी ने 1 तारीख को ही स्कूल ज्वाइन कर लिया, किसी ने 2 तारीख को कर लिया और किसी ने 14 तारीख को स्कूल ज्वाइन किया, बिल्कुल लास्ट में जाके। अब यहाँ पर कायदा वैसे ये कहता है कि जिसने पहले स्कूल ज्वाइन किया वो सीनियर माना जाएगा, कायदा तो यही है ना। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये काफी मैटर चल रहा था, कोर्ट में भी चल रहा था। अब ये मैटर हो गया है काफी समय से कि जो जिले में है, भले ही आपका नियुक्ति पत्र बांटा गया है, भले ही आपने पहले स्कूल ज्वाइन किया हो या बिल्कुल लास्ट में किया हो, लेकिन वो नहीं माना जाएगा। स्कूल ज्वाइनिंग अब नहीं मानी जाएगी, सीनियरिटी अब मानी जाएगी कि आपको ज्वाइनिंग लेटर कब मिल रहा है। मतलब 1 दिसंबर को आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया गया तो वो आपकी सीनियरिटी मान ली जाएगी, भले ही आप 14 तारीख को ज्वाइन कीजिए। स्कूल ज्वाइनिंग सीनियरिटी नहीं मानी जा रही, ये सरकार क्राइटेरिया रख रही है। इसके साथ ही दोस्तों अन्य जो ट्रांसफर है वो मैं आपको बता दूं किस तरीके से होंगे। देखिएगा, जो महिला विकलांग है, सबसे बात है सरकार ने इस बार विकलांगों को छूट नहीं दी है और ना ही उनको छूट दी है जिनका रिटायरमेंट नज़दीक है। वैसे ऐसा मान के चल रहे थे कि जो रिटायरमेंट नज़दीक है उनको छूट मिल सकती है, वे महिला विकलांगों को छूट दे सकती है सरकार, लेकिन नहीं, महिला विकलांगों को भी विकल्प पत्र भरने पड़ेंगे। उसके बाद फिर ऑप्शन दिया जाएगा पुरुष विकलांग को, जो पुरुष विकलांग है उसको विकल्प पत्र भरने पड़ेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन दिया जाएगा सामान्य महिला को, वो भी विकल्प पत्र भरेगी, स्कूल चॉइस करेगी। और चौथा रह जाएंगे पुरुष को मिलेगा घंटा, बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि स्कूल बचेंगे ही नहीं, उनको महिला ही ले लेंगी। और चूंकि स्कूल की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब यहाँ पर सरप्लस जो स्थिति आ रही है सुनने में कि टीचर्स ज़्यादा होंगे, स्कूल की संख्या कम होगी, तो यहाँ पर स्थिति ये होगी कि दूर दूर के ब्लॉक खोले जाएंगे। तो यहाँ पर पहले जो महिला हैंडीकैप होगी, जो विकलांग होगी, उसको चॉइस दिए जाएंगे, वो अपना स्कूल ले लेगी। फिर दूसरा मैंने आपको बता दिया जेंट्स वाले को मिलेगा, तीसरा सामान्य महिला को मिलेगा और चौथा मिलेगा जेंट्स। तो जेंट्स को तो वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा। और जो विकल्प पत्र नहीं भरेंगे या जो काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे, इनकी एक काउंसलिंग होगी, तो उनको सीधी सी बात है कि ऑफलाइन रोस्टर के माध्यम से स्कूल आवंटन कर दिए जाएंगे, जिस पर आप चाहे हाई कोर्ट जाइए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको राहत नहीं मिलेगी। ऐसा जो जियो जारी किया जा रहा है, जो भी कुछ होगा काउंसलिंग में, ये साफ साफ दे दिया जाएगा। क्योंकि विकल्प पत्र जो भरवाए जा रहे हैं उसमें साफ साफ ये लिखा होगा कि आप स्वेच्छा से, मतलब आप विकल्प पत्र भर रहे हैं, अगर काउंसलिंग नहीं करते हो तो जो भी सरकारी अधिकारियों द्वारा या जो भी रोस्टर के द्वारा, सिस्टम के द्वारा जो भी आपको स्कूल दिया जाएगा वो आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर साथियों, आपका और कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।